हेलो स्टूडेंट, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी टेम्पर द यूफोरिया। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस 3 इंडियन इकोनॉमी के पार्ट से। टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस टॉपिक से आज के एडिटोरियल के एनालिसिस को आप कनेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, प्री कोविड क्या थी, मतलब कोविड-19 के पहले क्या थी और कोविड के बाद पोस्ट कोविड क्या हुई और इसके पीछे फैक्टर क्या क्या है और इसका वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट रहा है हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी पर। और एक और फैक्टर है चाइना फैक्टर, एक सामने आया है और चाइना से इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट में है आजकल। मतलब ट्रेड डेफिसिट का मतलब चाइना से इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से चाइना कम हो रहा है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और ये सारे जो कीवर्ड्स हैं जो आज के एडिटोरियल में कॉन्सेप्ट्स आएंगे उसे मैं कोशिश करूंगी एडिटोरियल में समझा दूं, नहीं तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी शॉर्ट्स में। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अभी रिसेंट में अपनी सेमी एनुअल रिपोर्ट लेकर आए हैं। नेविगेटिंग ग्लोबल डाइवर्जेंस का नाम था इस रिपोर्ट का और ये अक्टूबर में ही आई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने रिवाइज किया प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर 2023 एंड 24 टू 6.3% और पहले जो प्रोजेक्ट किया था 6.1 उससे बढ़ गई है। अगर इंडिया के पॉलिसी मेकर की बात करें तो उन लोगों को शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक मैनेजमेंट करने की जरूरत है। सक्सेस क्या है, थोड़ा सा स्वीटर है क्योंकि IMF ने रिवाइज किया है डाउनवर्ड वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन और वहीं पर इंडिया की बड़ी है। और डाउनवर्ड की अगर हम बात करें वर्ल्ड जीडीपी की तो उसमें चाइना भी इंक्लूडेड है, जहां पर चाइना की 0.3 परसेंटेज पॉइंट कम कर दिया गया है और ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि 4.2% प्रोजेक्ट किया है वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ को। अगर इकोनॉमी की हम बात करें तो वो वर्स्ट अफेक्टेड थी जब कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था पूरी दुनिया में, लेकिन एक रिकॉर्ड बना जब स्टीप रिकवरी हुई। स्टीप मतलब कोई चीज ऐसे सीधा रिकवरी होती है और ऐसे सीधा डाउनवर्ड होती है, स्टीप है बिल्कुल। स्टीप रिकवरी जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ने किया उसको भी एक्नॉलेज करना इम्पोर्टेंट है। इंडिया वर्स्ट अफेक्टेड थी कोविड-19 से इंडिया की इकोनॉमी। और अगर इस पैटर्न को देखें तो सेकेंड क्वार्टर 2020 में इंडिया की जीडीपी कम होकर 25.6% थी। क्वार्टर एंड क्वार्टर देखें तो वर्स्ट थी अमंग वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज में, ऐसा IMF चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना था, उन्होंने ट्वीट किया था। अगर आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन, आउटपुट में जो कमी आई थी 2020 टू 21 वो 8.5% थी ओवर द प्रीवियस ईयर, मतलब कोविड से पहले का टाइम, और वो वर्स्ट था अमंग लार्ज इकोनॉमीज। अगर थोड़ा सा लॉन्गर व्यू लें तो इंडिया की रियल इन्फ्लेशन एडजस्टेड एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट वो स्लो डाउन हो गई थी फ्रॉम 6.8% इन 2016-17 टू 2.8% इन 2019 टू 20, और ये इमीडिएट पेंडेमिक के पहले का वक्त है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी एक कॉन्सेप्ट आएगा और एक आएगा नॉमिनल जीडीपी। ये दो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इसमें मतलब इन्फ्लेशन जो है वो ऐड है और इसमें इन्फ्लेशन जो है वो सब्ट्रैक्ट है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, एक रियल जीडीपी और दूसरा नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी करंट प्राइस पे होता है, मतलब इसका क्लियर है कि इन्फ्लेशन इसमें इंक्लूडेड होता है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन इसमें ऐड है और इसमें इन्फ्लेशन नहीं ऐड होगा। दूसरा है नॉमिनल जीडीपी जो कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसे समझना इंपॉर्टेंट है। आते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर रियल पर कैपिटा इनकम की बात करें तो रियल पर कैपिटा इनकम मीन्स परचेजिंग पावर। अगर सपोज करिए 100 रुपीज आपके पास है तो आप उस 100 रुपीज से एक्चुअल में कितना खरीद पा रहे हैं, वो है रियल पर कैपिटा इनकम। तो 2021 टू 22 एट 1.09 लाख थी, जो हायर देन 2019-20 थी जहां पर सिर्फ 600 रियल पर कैपिटा इनकम थी। अगर 2022-23 की बात करें तो रिकवरी ने काफी अच्छा मोमेंटम बना लिया था, डोमेस्टिक सप्लाईज रिस्टोर्ड हो गई थी, ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो स्ट्रेंथन हो गई थी। श्योरली एक बात को हम कह सकते हैं, आउटकम रिकवरी जो है वो वेलकम है, लेकिन उसका क्या इफेक्ट है एम्प्लॉयमेंट पर,
क्या क्वालिटी है और क्या परसिस्टेंस इन्फ्लेशन एसेंशियल फूड आइटम पर है और वो किस तरीके से अफेक्ट कर रही है पुअर को। जो ये सारी बातें कॉज ऑफ कंसर्न है, क्रिटिक से इन सारी चीज़ों को हाईलाइट किया है। क्योंकि अगर जब भी एसेंशियल फूड आइटम मतलब कि हो गया जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाने वाली चीज़ें हैं लाइक राइस, व्हीट और जो वेजिटेबल्स है, अगर उसका रेट बढ़ जाता है तो गरीबों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है वो उसका प्राइस। और इसको क्रिटिक ने हाईलाइट भी किया। अगर हम फोकस करें आउटपुट रिकवरी पे तो सेक्टोरियल व्यू जो ट्रेड डायमेंशन कर रहा है वहां पे एक डिटेल मिली है जिसको नीचे डिस्कस करेंगे। पॉलिसी मेकर को ज़रूरत है थोड़ा सा लंबा अपना व्यू करने की और एंगल जो है वो थोड़ा बढ़ाने की और अप्रिशिएट करने की। जिस तरीके से वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिकल स्टेट है, इकोनॉमी पॉलिसी मेकिंग जो है बहुत तेजी से चेंज हो रही है, तो उसे थोड़ा सा देखने के लिए अपना व्यू को ब्रॉडर करने की जरूरत है। अगर 2022-23 को देखें तो अगर 22-23 को देखें तो ग्लोबलाइजेशन ऐसा देखने को मिलता है कि वो एक शिफ्ट कर लिया है वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर में, जहां पर बर्लिन वॉल्स कोलैप्स इन 1989 ऐसा माना जाता है कि जब बर्लिन वॉल कोलैप्स हुआ था तो उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन भी जो है हल्का हल्का खत्म होने लगा। और ऐसा दिखाता है कि इंडिया परसिस्टेंट है वनरेबिलिटीज को लेकर इन टर्म्स ऑफ ऑयल या फूड शॉक। इंडिया क्या है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है ऑयल के लिए इंपोर्ट पर। और अगर थोड़ा सा भी कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, ऑर्डर में चेंजेस आते हैं तो इंडिया के लिए एक शॉक होता है। वो फिनेंस मिनिस्ट्रीज मंथली इकोनॉमिक रिव्यू सितंबर एडिशन को देखे तो उन्होंने इस चीज को रेफर किया, इस वीकनेस को दर्शाया। अब कॉज ऑफ कंसर्न अभी सामने हमारे है डेफिसिट विद चाइना। अगर इमीडिएट कंसर्न की बात करें तो इंडिया की सबसे ससेप्टिबिलिटी है क्योंकि इंडिया का डेफिसिट बढ़ते जा रहा है चाइना से। अब डेफिसिट क्या है? डेफिसिट टर्म को समझ लीजिए। डेफिसिट है मतलब ट्रेड में अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर रहा है जिसमें इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो इंडिया ट्रेड डेफिसिट में है, माइनस में इंडिया है। तो इंडिया का चाइना से भी ट्रेड डेफिसिट चल रहा है और इंडिया के लिए अभी इस वक्त पे सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है इकोनॉमी टर्म में। इंडिया की इकोनॉमी की जो फ्रेलिटी है वो बढ़ती जा रही है नेट एक्सपोर्ट के टर्म में। नेट एक्सपोर्ट होता है जब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं। अगर इसका रेशियो देखें जीडीपी के साथ तो वो डिक्लाइन कर रहा है बहुत तेजी से। इंडिया की जो डिपेंडेंस है वो चाइना के इंपोर्ट आइटम पे काफी ज्यादा है और वो स्ट्रक्चरल है और इसको इतनी आसानी से करेक्ट नहीं किया जा सकता है किसी भी चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस से। रिलेटिव प्राइस क्या होता है? कोई दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, अगर रिलेटिव प्राइस को समझें तो एक्स और वाई अगर इसमें कुछ चेंजेस आ रहा है प्राइस में तो इसका इम्पैक्ट इस पे भी पड़ेगा, तो इसे रिलेटिव प्राइस कहते हैं। अगर हम मई 2020 की बात करें तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था आत्मनिर्भर भारत अभियान। जब गालवान क्राइसिस हुआ था कि वो कर्व कर सके चाइना के इंपोर्ट को क्रिटिकल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। चाइना काउंट करता है 15 to 16% इंडिया के इंपोर्ट को और इंडिया का चाइना के साथ 1/3 ट्रेड डेफिसिट है। ये द ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यू टू राइज ऐसा बिजनेस लाइन में आया था और उसकी हेडलाइन थी इंडिया ट्रेड डिलेमा विद चाइना। विली निली का कहना है कि इंडिया ने अपना अनडिट कर लिया है, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन मतलब हटा लिया है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो काफी सेटबैक देखने पड़े हैं उन्हें ड्यू टू लैक ऑफ क्रिटिकल चाइनीज इनपुट, क्योंकि जब वक्त पे जरूरत थी चाइना के इनपुट की तो नहीं मिली। इसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबको पता होगा सेमीकंडक्टर का एक इशू आया था जिसकी वजह से इंडिया में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से स्टार्ट हो गई है। इसकी वजह से कार की मैन्युफैक्चरिंग भी इम्पैक्ट हुई थी बीच में क्योंकि वो चिप आ नहीं रही थी, सेमीकंडक्टर चिप इंडिया, तो इसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हुई थी। तो काफी जो क्रिटिकल इनपुट्स होते हैं जो चाइना से आते हैं, अगर उसमें सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाता है तो उससे भी इंडिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है। एक मिरर इमेज अगर देखें तो चाइना का जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट तेजी से डिक्लाइन कर रहा है 13.1% पर ईयर इन 2015 to 16 टू नेगेटिव 3.5% पर ईयर इन 2019 to 20। ये बिफोर कोविड-19 की बात है। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की बात करें एज पर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP, इन सारी लिमिटेशंस के बावजूद एक अलार्मिंग रिग्रेशन है ओवर अ लॉन्गर पीरियड। अगर बूम पीरियड की बात करें
जो वक्त था 2004-5 टू 2013 टू 14, मैन्युफैक्चरिंग एट एनुअल एवरेज रेट ऑफ 5.7% ग्रो करी थी। मैन्युफैक्चरिंग ग्रो की थी एट एनुअल रेट ऑफ 5.7% और रेट ऑफ डिक्लाइन था 3.1% ड्यूरिंग 2014 एंड 15 एंड 2022 एंड 23। और ये फॉल जो है वो काफी एक्यूट हो गया है कैपिटल गुड में फ्रॉम 9.7% टू 1%। तो ये काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया है और ये अच्छा साइन नहीं है इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। अगर एक ड्यूरेशन की बात करें जहां 2011-12 टू 2021 टू 22 रफली अ डेकेड, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन टू जीडीपी रेशियो अगर देखते हैं करंट प्राइसेस पर, तो वहां पर भी डिक्लाइन हुआ है काफी तेजी से फ्रॉम 34.3% टू 28.9%। और ये काफी ज्यादा है और आज तक जब से इंडिया आजाद हुआ है इस तरीके का डिक्लाइन नहीं हुआ था। फिक्स्ड कैपिटल की अगर हम बात करें तो वो सारी चीजें आती हैं जैसे कि मशीनरी, जो एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो ये चलती रहती हैं, साथ देती रहती हैं, लेकिन इसके कुछ टीयर एंड वियर्स होते हैं और अगर हम उसको माइनस नहीं कर रहे हैं तो ये नेट की जगह पर ग्रॉस रह जाएगी। अगर ग्रॉस में से माइनस कर देंगे टीयर्स एंड वियर्स तो ये नेट आ जाएगी, नेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने यहाँ पर ही समझा दिया आपको। अब आते हैं आगे क्या है। अगर पब्लिक सेक्टर शेयर की बात करें वो रिमेन कांस्टेंट है 8% पर, ऐसा नेशनल अकाउंट पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में दिया हुआ है। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडीआई की अगर हम बात करें जिसमें डिस इन्वेस्टमेंट को एक्सक्लूड कर दिया गया है, लिया नहीं गया है, और आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी नहीं लिया गया है। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब वो होता है जो गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है, जो गवर्नमेंट की एसेट है गवर्नमेंट बेच रही है, तो वो डिस इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड आउटवर्ड एफडीआई का मतलब ये हो गया कि किसी कंट्री, लाइक एग्जांपल ले लिए रशिया से, अगर किसी ने एफडीआई इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया में और वो वापस अपना लेके जा रहे हैं अपने कंट्री, तो वो आउटवर्ड एफडीआई हो गया। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसका कंपेयर करें टू करंट जीडीपी रेशियो, वो भी कम हो गया है 3.6% इन 2008 टू 2.4% इन 2022। ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि ये 2008 का पीरियड देखें तो ये भी वर्ल्ड इकोनॉमी के टर्मोइल का टाइम था। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल क्राइसिस थे और उससे भी बुरे हाल तो अभी हो गए हैं। यहाँ पर 3.6% समहाउ मैनेज हो रहा था और यहाँ पर 1.2% का डिक्लाइन हुआ है, तो ये अच्छा साइन नहीं है। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की। ऑफिशियल जो एक पॉजिटिव पिक्चर दिखा रहे हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की सिंस फिनेंशियल ईयर 2022, और इनका जो बेस है, जो इनका ऑन द बेसिस ऑफ बजटरी स्टैटिस्टिक्स, जिस पे एक सस्पेक्शन है, बिलीव करना मुश्किल लग रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को हम 3 तरह से देखते हैं। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट और तीसरा है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दैट इज पीएसयूज। पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट करती है या वो बेस्ड होता है सेंट्रल लोन पर, या जो स्टेट्स एडवांस लेती हैं सेंटर से वो कंडीशनल होता है अपॉन पॉलिसी रिफॉर्म। किस तरीके से पॉलिसी रिफॉर्म हो रहा है। वाइड लेवल पर बात चल रही है सेंटर के इन्वेस्टमेंट की, जो मर्ज कर लिया है एक्स्ट्रा बजटरी बोरोइंग बाय सेंट्रल पीसीयूज विद सेंट्रल्स ओन बजट। मतलब पीएसयूज और सेंटर का जो बजट है उसमें मर्जर हो गया है। इस वजह से प्रोजेक्ट कर पाना कि बूस्ट होगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक इल्यूजनरी व्यू लग रहा है, ये रियल नहीं लग रहा है, बिलीव करना मुश्किल लग रहा है। अगर तीनों आइटम को कंबाइन कर लें, अभी जो ऊपर डिस्कस किया था, दैट इज सेंट्रल पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऐसा लगता है कि अराउंड 6% ऑफ जीडीपी है और ये लगभग सिमिलर है प्री कोविड-19 लेवल के। क्या पब्लिक सेक्टर कैपेक्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर सच में बढ़ रहा है? ये भी बिजनेस लाइन में आया था आर्टिकल। अगर सोशल डेवलपमेंट की बात करें, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स हैं, क्रिटिक्स हैं, वो लगातार स्केप्टिकल हैं, इस बात पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मेजर क्या लिया जा रहा है, अनरिप्रेजेंटेटिवनेस देखी जा रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इन सारी चीजों के बावजूद अगर यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें, जो कि क्रेडिबल भी और एक्सेप्टेबल मेजर भी है, वहां पर अगर देखते हैं और वैल्यू ऑफ एचडीआई इंडेक्स मॉडरेट हो गया है 0.645 इन 2018 टू 0.633 इन 2020। यहाँ पर क्या हुआ है, वेल रैंक है इंडिया की, वो
एक पॉइंट से नीचे चली गई है ड्यूरिंग 2015 टू 2021। इसका मतलब ये है जो और कंट्रीज हैं वो इंडिया से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर इनको सारी चीज़ों को सम अप करें तो एक वे फॉरवर्ड की तरह ले सकते हैं इसे। ऑफिशियल ने एनलार्ज किया अपना फ्रेम ऑफ इकोनॉमिक असेसमेंट थोड़ा सा, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो फोकस में लाना ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये है कि क्या स्ट्रैटेजिक थ्रेट जो चाइना से इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है वो है। पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रैटेजिक थ्रेट जो चाइना से हमारा बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट है वो है, और गवर्नमेंट अपना बेस्ट एफर्ट लगा रही है फिर भी, और इसकी जो मिरर इमेज हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पे पड़ रही है, डिक्लाइन हो रही है, वो बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के सामने और इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, वरना इंडिया की इकॉनमी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, स्पेशली अगर हम बात करें कैपिटल गुड की। दूसरी चीज़ है कि इकॉनमी के फिक्स इन्वेस्टमेंट रेट पर जो डिक्लाइन हो रहा है ये है। सेकंड, इसे देखने की जरूरत है जहां पर अनचेंजिंग पब्लिक सेक्टर शेयर है, मतलब पब्लिक शेयर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम नहीं हुआ, वो उतना ही है, फिर भी जो इन्वेस्टमेंट रेट है, फिक्स इन्वेस्टमेंट रेट है, वो क्यों डिक्लाइन हो रहा है। एटलीस्ट अगर हम ले लें अप टू 2021 टू 22, इंडिया की HDI रैंकिंग वो भी कम हो गई है 1 पॉइंट से। ऑफिशियल कमेंटेटर लगातार इंगेज हैं क्रिटिक में, उनकी बातें भी सुन रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं डिस्कोर्स में भी, लेकिन उन्हें रेजोल्यूशन की तरफ, उन्हें सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए रादर देन वो फोकस करें IMF के शॉर्ट टर्म ग्रोथ प्रोजेक्शन पे जो इंडिया की बेहतर दिखाई है, इसको ना देखें बल्कि ब्रॉड व्यू में देखें। तो इंडिया की इकॉनमी जो है स्टेबिलिटी के साइड नहीं है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट अच्छा साइन नहीं है इकॉनमी के लिए। उसे ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कोशिश करना चाहिए और इंडिया की इकॉनमी को स्ट्रेंथ देने के लिए पॉलिसी इंपेरेटिव लेने चाहिए, कुछ पॉलिसी स्टैंड लेने चाहिए। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।